एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक में चुनावी घमासान जारी। प्रधानमंत्री आज हुमनाबाद, विजयपुरा और कुर्ची में चुनावी रैली और उत्तरी बेंगलुरु में करेंगे रोड शो। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्य अध्यक्ष डीके शिव कुमार आज मांड्या और हासन में करेंगे चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री आज काशी तेलुगु संगमम के सभा को करेंगे संबोधित। साथ ही काशी तेलुगु संगमम के बारे में विचार करेंगे प्रकट। मानसरोवर घाट पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी। 231 यात्री आज पहुंच रहे हैं नई दिल्ली। वतन वापसी पर लोगों ने सुरक्षित वापसी के लिए सरकार का जताया आभार। आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सजा पर रोक से इनकार के सूरत कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। डोमिनिकन गणराज्य के दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की राष्ट्रपति से मुलाकात। द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों और व्यापारिक सहयोग पर की विस्तार से चर्चा। और आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब को 56 रनों से दी मात। वहीं आज खेले जाने वाले पहले मुकाबले में कोलकाता की गुजरात से होगी भिड़ंत। दूसरे मैच में दिल्ली और हैदराबाद होंगे आमने सामने। और सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रचा इतिहास। 52 साल बाद बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक किया पक्का। सेमीफाइनल में आज ली यांग और वांग ची लिन से होगी भिड़ंत। और अब सभी खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता राज्य भर में जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों तक विभिन्न स्थानों पर रोड शो और चुनावी रैलियां करेंगे। पीएम मोदी आज बीदर, विजयपुरा और बेलगावी में चुनावी रैली और बेंगलुरु में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री आज कर्नाटक के दौरे पर बीदर के हुमनाबाद से बीजेपी के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र ने बातचीत की हुमनाबाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और वहां के लोगों के साथ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार अब ये कह सकते हैं कि काफी जोर पकड़ चुका है। जो प्रमुख दल है, सत्ताधारी दल बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जेडीएस हो, सभी खूब जोर लगा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बीदर जिले के हुमनाबाद में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली होगी चुनाव प्रचार के लिहाज से। बीदर के बीजेपी के जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या लगता है, उनके क्या मुद्दे हैं। आपसे जानेंगे कि आप जब अब रैली होने वाली है यहाँ पर प्रधानमंत्री की, किन मुद्दों को आपको लगता है कि बीदर में बहुत ज्यादा उसको बीजेपी उठा रही है और उस पर बात होगी? मोदी जी का चुनाव सभा कर्नाटक राज्य में मोदी जी का पहला कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में लगभग 3 लाख लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और मुद्दा तो डेवलपमेंट का है, मोदी जी का डेवलपमेंट का मुद्दा है। और बीदर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र और गुलबर्गा के 2, आनंद और चिंचोड़ी इसके ये कार्यक्रम के अंडर आते हैं। और मुद्दा मोदी जी मुद्दा रहते हैं डेवलपमेंट के बारे में और उनके कार्यक्रम के बारे में लोगों में उनका प्रति गौरव है। ये कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक भाग और हमारा कर्नाटक लिंगायत डोमिनेटेड है, जहाँ मेजर अपर कास्ट लिंगायत है
और वो लिंगायत का बसवेश्वर के नाम पे लिंगायत का कम्युनिटी को जाना जाता है। ये जो हुमनाबाद है ये बसवेश्वर की कर्मभूमि बसवा कल्याण जो है उसको लगकर है और उनका जन्मस्थल भी यहीं पर है कुड़ल संगम। और ये जो पहला रैली है यहाँ के कम्युनिटी के लिहाज से, यहाँ के जो अपर कास्ट है उसके लिहाज से, और मोदी जी जो बसवेश्वर के बारे में जानकर हर जगह में बात कर रहे हैं, यहाँ के पूरे सीट और विशेषकर बीदर 6 के 6 भारतीय जनता पार्टी की ओर से जीत। कर्नाटक में ऐसी है कि मोदी जो डेवलपमेंट किया है और हमारे बोम्मई साहब ने जो डबल इंजन की सरकार ने जो योजना किया है ये कार्यकर्ताओं को और आम जनता को पहुंच चुका है। ऑलरेडी जनता डिसाइड किया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एसी मोर्चे के लिए, एसी लोगों के लिए हमारे पास हमारी सरकार रिजर्वेशन बढ़ाया है और बाइफरकेशन ऑफ रिजर्वेशन भी करे है। इसलिए पूरे समाज बीजेपी के साथ है और आगे बीजेपी सरकार ही आएगा। ये लोग सिर्फ कांग्रेस हमको क्या करे बोले तो मुंह को ये दिखा क्या करे, कुछ नहीं करे लोग। तो यहाँ इस वक्त हमने राय ली, जानने की कोशिश की कि कर्नाटक में क्या मुद्दे हैं और बीजेपी इन कार्यकर्ताओं का जो यहाँ पर आए हैं, कुछ स्थानीय लोग हैं, यहाँ बीदर जिले के लोग हैं, इनकी क्या राय है। तो बहुत दिलचस्प जो कर्नाटक की बिसात है वो देखने को मिल रही है। इसी तरह से हम चुनावी सफर में जायजा लेते रहेंगे। फिलहाल हुमनाबाद से कैमरामैन CK अशोक के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, बीदर। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कर्नाटक ही एकमात्र दक्षिणी राज्य है जहां भाजपा सत्ता में है। पार्टी के मेगा चुनाव प्रचार को धार देने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज धारवाड़ जिले के कालाघाटी में APMC से युवा शक्ति सर्किल तक रोड शो करेंगे। इसके बाद दोपहर में नड्डा गदग जिले में एक रैली को संबोधित करेंगे। शाम को JP नड्डा देवांगीर जिले में रोड शो करेंगे। दरअसल 224 सीटों वाली विधानसभा में 10 मई को मतदान होगा और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। लेकिन आज सबकी नजरें प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियों पर होंगी। वो रोड शो करने वाले हैं। हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे और मिलेश, अब से कुछ ही देर के बाद हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर होंगे और जहां वो, जैसा कि हमने आपको बताया कि वो हुमनाबाद में जाएंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ वो विजयपुरा में भी जाएंगे। विजयपुरा से हमारे सहयोगी उर्मिलेश जुड़ेंगे जो कि ये बताएंगे क्या कुछ वहाँ के हालात हैं। वहाँ भी वो दोपहर करीब 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री विजयपुरा में होंगे और वहाँ भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जैसा कि हमने कहा कि वो बेलगावी जो ज़िला है वहाँ के कुड़ाची वहाँ पे जाएंगे और वहाँ भी लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद बेंगलुरु का जो नॉर्थ है, बेंगलुरु नॉर्थ, वहाँ PM जाएंगे और वहाँ एक रोड शो करने के लिए वो शाम को बेंगलुरु के लिए वो उड़ान भरेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब तक चुनाव से पहले 8 बार कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं प्रधानमंत्री। आप समझ सकते हैं कि जैसा कि हमने कहा भी कि दक्षिण भारत में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है, इसलिए भी वहां पे एक बार फिर से बीजेपी आए, इसलिए भी बहुत ही ये ज़रूरी है। तमाम नेता वहाँ पे बीजेपी के जो लोग हैं वो वहाँ पे लगातार वहाँ कैंपेन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी विजयपुरा में मौजूद है उर्मिलेश भट्ट, हम उनसे बातचीत करते हैं। उर्मिलेश, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि हमने कहा कि आज दोपहर करीब 1 बजे के आसपास PM की वहाँ पे रैली है। किस तरह का चुनावी माहौल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि 10 मई में बहुत कम ही दिन बाकी रह गए हैं जब वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं? जी असीम, बिल्कुल। अगर यहाँ पे चुनावी माहौल की बात की है, तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहाँ एक तरफ कांग्रेस सत्ता में वापस आने के लिए जो है जद्दोजहद कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी के पास भी होगी कि वो फिर से सत्ता में वापस आए। लेकिन अगर JDS की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो किंग मेकर की भूमिका में आने की कोशिश कर रही है। ऐसे में खासकर अगर विजयपुरा की बात किया जाए तो विजयपुरा में जो 8 सीटें हैं, यहाँ पर 95 उम्मीदवार हैं और लगभग यहाँ पर जो है 18,92,000 वोटर हैं करेंगे 10 मई को, जिसका रिजल्ट के 13 मई को आएगा। असीम, जैसे कि आप जानते हैं कि कर्नाटक जो है एक अहम राज्य है इस समय, जो है तमाम राजनीतिक पंडितों की तरफ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो जो उनका कहना है कि ये जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, ये एक लिटमस टेस्ट इसको कहा जा रहा है कि एक लिटमस टेस्ट है आने वाले लोकसभा के लिए। तो तमाम इस तरीके से देखा जाए तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीतिक दल जो है अपनी यहाँ पर ताकत झोंक रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से जो है ये जो इलाका है, खासकर पहले अगर इस इलाके की बात की जाए तो कर्नाटक जो है 6 हिस्से बटा हुआ है। यह जो इलाका है ये
मुंबई कर्नाटक में इसे, उत्तर कर्नाटक इसे कहा जाता है, एक मुंबई कर्नाटक कहा जाता है और एक हैदराबाद कर्नाटक कहा जाता है। तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री आएंगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हैदराबाद कर्नाटक है, वहां से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है आते हैं। निश्चित तौर से आज प्रधानमंत्री जो पहली रैली करेंगे वो जो है हैदराबाद कर्नाटक में करेंगे। लिहाजा इस तरीके से पूरे अगर राजनीतिक समीकरण की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनके जो राष्ट्रीय प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक हैं, वो यहाँ पर धुआंधार रैली कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं विजयपुरा में, जो 8 जो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है, उन 8 विधानसभा क्षेत्रों के जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, उनके पक्ष में जो है प्रधानमंत्री वोट मांगेंगे। अगर यहाँ पर तमाम अगर मुद्दों की बात की जाए असीम, तो यहाँ पर जो है सिंचाई और उसके अलावा जो है रोजगार एक बड़ा अहम मुद्दा इस समय यहाँ पर है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव अपने आप में जिस तरीके से राजनीतिक पंडित कह रहे हैं ये लिटमस टेस्ट है आने वाले 2024 का। इस टेस्ट में देखना होगा कि तमाम राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि कर्नाटक की जो जनता जनार्दन है वो 10 मई को जो वोट पड़ेंगे उस वोट में किसको अपना जो है मत देती है, जिसका पता कि आने वाले 13 तारीख को चलेगा। अश्विन बिल्कुल, तो इससे पहले लगातार जो चुनावी जो धार है उसको देने में लगे हुए हैं तमाम पार्टियों के नेता, और इसी कड़ी में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार वहां पे आ सके। लगातार पीएम मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष, तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार चुनावी दौरे पर, कर्नाटक के दौरे पर है। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को कर्नाटक के विजयपुरा से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF+ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावी रैलियों और रोड शो के लिए वो
कर्नाटक राज्य का दौरा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्य के अध्यक्ष डीके शिवकुमार आज मांड्या और हासन में चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ में प्रचार काम करेंगी। जेडीएस के वहीं वरिष्ठ नेता देवेगौड़ा बेंगलुरु ग्रामीण और रामनगरा में अपना चुनाव प्रचार करेंगे। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के बाद काशी तेलुगु संगमम का आयोजन हो रहा है। पीएम मोदी आज शाम 7 बजे वर्चुअल तरीके से काशी आए सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत करेंगे। मानसरोवर घाट पर शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ये जानकारी शुक्रवार को राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा ने कांची कामकोटी मठ में दी। पत्रकारों से बातचीत में सांसद ने बताया कि पीएम के संबोधन का तेलुगु में अनुवाद किया जाएगा। पीएम के संबोधन से पूर्व विद्वान आचार्य चारों वेदों का पाठ रुद्री स्त्रोत का पाठ करेंगे। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। एक विमान जिद्दा से 231 भारतीयों को लेकर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। इस 5वीं फ्लाइट के साथ लगभग 1600 भारतीयों को अब तक हिंसाग्रस्त सूडान से निकाला जा चुका है। वतन वापसी पर लोगों ने सुरक्षित वापसी के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की निचली अदालत की 2 वर्ष की सजा पर रोक के लिए दायर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 23 मार्च को ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद राहुल लोकसभा की सदस्यता से हाथ धो बैठे थे। सत्र अदालत में राहुल ने सजा पर रोक की अर्जी दी थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। सूरत के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 23 मार्च को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले को राहुल की ओर से सत्र अदालत में चुनौती देते हुए दोष सिद्धि पर रोक की मांग की गई थी, जो कि 20 अप्रैल को खारिज कर दी गई। भारतीय कुश्ती महासंघ के चीफ ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को 2 एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर नाबालिग पहलवान की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसमें पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दूसरी एफआईआर बालिग पहलवानों की शिकायत पर है। दोनों ही एफआईआर पर जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का अहम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 30 अप्रैल को इसका 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। मन की बात के सफर पर पेश है एक शानदार फिल्म। हर महीने का अंतिम रविवार सुबह के 11 बजे एक आवाज जो बन गई देश की आवाज। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जहां होती है देश के सम्मान की बात, देशवासियों के मन की बात। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मन की बात के 100वें एपिसोड को लेकर देश के लोगों में बहुत उत्साह है। अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर पहली बार मन की बात की थी, तब शायद ही किसी को अंदाजा था कि ये जनता से सीधे संवाद का इतना पावरफुल माध्यम बन जाएगा। मन की बात यानी देश की बात। खादी की बिक्री का कीर्तिमान हो या फिर मेक इन इंडिया खिलौनों का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, मन की बात ने देश के सपनों को नई उड़ान दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ध्वज लहराना हो या देश के अनसंग हीरोज को सम्मान, किसी के लिए ये उम्मीदों की बात है तो कईयों के लिए हौसलों का साथ है। मन की बात को जन जन की बात बनने में ज्यादा समय नहीं लगा। पीएम मोदी की अपील और आह्वान ने नए जन आंदोलनों को जन्म दिया। बात फिर चाहे स्वच्छता की हो या स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की, कैशलेस इकोनॉमी बनाने का आह्वान हो या फिर बेटियों की रक्षा और हक की बात। मन की बात ने सबके प्रयासों से
आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाया। तो ये देश की विजय यात्रा के साथ सेलिब्रेशन और साथ ही मिलकर 100 वर्षों की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने का जरिया भी बना। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। ये सारा मेरा बातचीत करने का इरादा एक ही है, आओ हम सब मिल करके अपनी भारत माता की सेवा करें, हम देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मन की बात 22 भारतीय भाषाओं, 29 बोलियों और अंग्रेजी के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित होता है। एक राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक देश के करीब 96% लोग मन की बात कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। 100 करोड़ से ज्यादा देशवासियों ने मन की बात कम से कम एक बार सुना है। 65% देशवासी हिंदी में तो 35% लोग क्षेत्रीय भाषाओं या अंग्रेजी में यह कार्यक्रम सुनते हैं। सर्वे के मुताबिक 63% लोग ये मानते हैं कि मन की बात के चलते देश को लेकर उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ है। 55% लोगों ने ये माना कि कार्यक्रम के चलते वो पहले से ज्यादा जिम्मेदार और बेहतर नागरिक बने हैं। कम्युनिकेशन की दुनिया में इस कार्यक्रम ने नए मानदंड गढ़े, तो इसके माध्यम से देशवासियों के सुझाव सीधे पीएम मोदी तक पहुंचे। 100वें एपिसोड तक के अनवरत सफर में मन की बात न सिर्फ विकसित होते देश की विकास यात्रा को गति दे रहा है, बल्कि भारतवासियों के संकल्प की सिद्धि का माध्यम भी बन रहा है। आइए मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर मिलते हैं रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे। अधिक से अधिक संख्या में इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनते हैं और बनाते हैं एक अभूतपूर्व कीर्तिमान। और हाँ, इस अवसर को और भी यादगार बनाते हुए आप अपनी फोटो नमो ऐप पर अवश्य डालें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान जिन व्यक्तियों का जिक्र किया था, उनमें से एक नाम है पंजाब के गुरबचन सिंह का। गुरबचन सिंह ने हवा, पानी और धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है। ये भी इन दिनों दिल्ली में है और इन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक के नजदीक देशभक्ति गीत गाकर एक अलग माहौल बनाया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। क्या रहे हैं इनके अनुभव, इनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने। हमारे साथ गुरबचन सिंह है, पंजाब से हैं, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में किया। जिस मिशन के लिए हम काम कर रहे हैं, हवा बचानी है, पानी बचाना है, धरती माता की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना है, जब हमने इसको प्रैक्टिस किया तो प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में प्रोग्राम में हमें ये शामिल करके इसको सशक्तिकरण किया है। को जो मैं प्रैक्टिस करता था एक गांव में, तो उसको सारी दुनिया में स्प्रेड कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं। मन की बात एक प्रोग्राम ऐसा है। आप लोगों को ऐतिहासिक स्थलों पर घुमाया जा रहा है, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, पीएम म्यूजियम हो, लाल किला हो और वॉर मेमोरियल हो, और इंडिया गेट के समीप जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का खुद पीएम ने अनावरण किया था। हम भी हीरो बनना है। मैं आशा करता हूँ कोई ऐसा काम देश के लिए, धर्म के लिए, जिस धरती का हमने खाकर इतना शरीर बड़ा किया है, इस धरती को कुछ जरूर देंगे। नेशनल वॉर मेमोरियल पे है, तो ऐसे में क्या देशभक्ति की गाना है? ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थे सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे तर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी।
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना। राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को याद किया है, बहुत अच्छी श्रद्धांजलि दी है गुरबचन सिंह जी ने। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति लुइस एबिनेडर से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की ओर से बधाई दी। दोनों नेताओं ने राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों और व्यापारिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने डोमिनिकन रिपब्लिक के विदेश मंत्री रॉबर्टो अल्वारेज के साथ भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि दोनों देशों के बीच बढ़ते दोस्ताना संबंधों से और अधिक समृद्धि आएगी। सैंटो डोमिंगो में भारत डोमिनिकन गणराज्य व्यापार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने यह कहा कि डोमिनिकन गणराज्य उस व्यापार से संबंधित है जो 20 साल पहले हमारे राजनयिक संबंध स्थापित करने से पहले $12 मिलियन था। यह आज कई $100 बिलियन तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा कि कई अधिकारी और व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा कर रहे हैं और हमारे व्यवसाय के साथ जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि आज हमारे लिए चुनौती यह है कि कैसे इसका विस्तार किया जाए, इसमें तेजी लाया जाए, सहयोग के क्षेत्र को विस्तार मिले। यही हमारी बैठक का मुख्य उद्देश्य है। Quite a few Indian companies have already established offices here. I see among them is Glenmark Pharmaceuticals, Hetero, Kaplan Point, and Flagship Biotech, and a lot of our big automobile dealers, two-wheeler dealers like Bajaj, Hero, and Royal Enfield have actually local dealers, and I also am told that we have started sourcing small cars from India. आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब को 56 रनों से हरा दिया। मोहाली में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 257 रन बनाए। मार्कस स्टोइनिस ने 40 गेंदों में 72 रन और काइल मेयर्स ने 24 गेंदों में 54 रन की पारी खेली। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ और आईपीएल में जैसा हमने कहा कि जीत दर्ज हुई, उसके बाद सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की शीर्ष भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने सीधे गेमों में इंडोनेशिया के अनुभवी जोड़ी मोहम्मद एहसान और हेंड्रा को 21-11, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ ही भारत ने पुरुष युगल वर्ग में 52 साल बाद पदक सुनिश्चित कर लिया है। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।